हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के सभी एमसीक्यू को करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए सभी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यानी कि जो पैटर्न पे यानी कि क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे बार्क की एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएल टी2 एग्ज़ाम हो, उसी पैटर्न पे आप लोगों को सारा वीडियो कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री है। ठीक है, कौन सा चुंबक भाई? तो अस्थायी चुंबक, है ना। देखिए दोस्तों, अस्थायी चुंबक हम किस पदार्थ को बनाएंगे? जिसका धारण शक्ति ज़्यादा हो, है ना। जिसका यानी कि धारण शक्ति जो होता है ना, चुंबक का यानी कि जो धारण शक्ति जिस पदार्थ का ज़्यादा होगा उससे प्रेफर करेंगे यानी कि अस्थायी चुंबक बनाने में। और अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाएंगे? तो अस्थायी चुंबक दोस्तों यानी कि नर्म लोहा से बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक नर्म लोहा से बनाएंगे। जबकि क्वेश्चंस में पूछ रहा है यानी कि अस्थायी चुंबक, तो अस्थायी चुंबक कोबाल्ट से भी बनाते हैं, साथ साथ निकेल से भी बनाते हैं। अगर ऑप्शन में कार्बन इस्पात है तो इस दोनों में से सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा कार्बन इस्पात होगा। ठीक है ना। अस्थायी चुंबक जो बनाया जाता है दोस्तों कार्बन इस्पात से, जो कि राइट आंसर इसका डी होने वाला है। अगर ऑप्शन डी नहीं रहता तो यानी कि इस दोनों में से एक ऑप्शन रहता, कोबाल्ट और निकेल में से एक ऑप्शन रहता, या तो कोबाल्ट रहता नहीं तो निकेल रहता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डैश की पहचान एंड रूल द्वारा की जा सकती है ना। एंड रूल द्वारा, किसके द्वारा भाई? यानी कि एंड रूल द्वारा। और एंड रूल द्वारा दोस्तों यानी कि जो पहचान किया जाता है ये चुंबकीय ध्रुव को, है ना, यानी कि मैग्नेट का जो पोल होता है उसको यानी कि पहचानते हैं इसके द्वारा। मैग्नेट का यानी कि पोल को पहचाना जाता है किसके द्वारा भाई? तो चुंबकीय ध्रुव को जो पहचानते हैं एंड रूल के द्वारा, है ना। इन रूल के द्वारा इसको पहचानते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? एंड रूल। तो ऑप्शन यानी कि जो चुंबकीय ध्रुव जो दिया हुआ है तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कॉर्क का स्क्रू नियम डैश इंगित करता है। कॉर्क का स्क्रू नियम, ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा चुंबकीय अभिवाह घनत्व, बी में कह रहा चुंबकीय क्षेत्र, सी में कह रहा चुंबकीय अभिवाह और डी में कह रहा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, है ना। तो देखिए दोस्तों यानी कि कॉर्क का स्क्रू नियम जो इंगित करता है यानी कि दर्शाता है, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को यानी कि दर्शाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है ना। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, कौन सा रूल है भाई? यानी कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल। एक राइट हैंड रूल होता है, एक लेफ्ट हैंड रूल होता है। तो इसमें पूछ रहा है राइट हैंड रूल। तो दोस्तों यानी कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो दर्शाता है ये ईएमएफ की दिशा दर्शाता है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा यानी कि इसके द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन किस में दिया? ए में करा कंडक्टर की गति, तो कंडक्टर की गति फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से नहीं दर्शाते हैं। ये जो दर्शाता है भाई प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका भी सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, BH वक्र में B डैश के प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि BH वक्र जो होता है उसमें यानी कि B जो यानी कि प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों यानी कि B जो प्रतिनिधित्व करता है ये प्रतिनिधित्व करता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व का। किसका? चुंबकीय, है ना, चुंबकीय अभिवाह घनत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ना चुंबकीय अभिवाह का अभिनिधित्व करता है, ना प्रतिष्ठंभ का करता है। ये जो करता है दोस्तों चुंबकीय अभिवाह घनत्व का करता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, चुंबकीय अभिवाह की इकाई डैश है। किसका है भाई? अभिवाह का कह रहा है, यानी कि भी चुंबकीय अभिवाह का, है ना। और दोस्तों यानी कि चुंबकीय अभिवाह का जो इकाई होता है वो ध्यान रखिए, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और चुंबकीय अभिवाह का इकाई यानी कि वेबर होता है। क्या होता है भाई? यानी कि वेबर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? वेबर। तो ऑप्शन बी में दिया है चुंबकीय अभिवाह का जो इकाई होता है वेबर, और बी में दिया है वेबर। राइट आंसर भी सही होने वाला है। जबकि टेस्ला की बात किया जाए, टेस्ला किसका यूनिट होता है? तो चुंबकीय अभिवाह घनत्व का होता है। किसका होता है भाई? यानी कि घनत्व का होता है ना, घनत्व का होता है। हैंडी किसका होता है? तो हैंडी जो है यानी कि इंडक्टेंस का होता है। ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। हैंडी इंडक्टेंस का होता है। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत्वाहक बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारक के विपरीत होती है, यानी कि विपरीत कह रहा है ना। और विपरीत एक यानी कि एक समीकरण होता है, ठीक है ना, डी फाई बाई यानी कि डी टी होता है, ठीक है ना, माइनस डी फाई बाई डी टी जो है दोस्तों यानी कि लेंज लॉ के द्वारा, है ना, लेंज के नियम से, है ना, लेंज लॉ है ये जो है दोस्तों, यानी कि जो उत्पन्न करता है ना उसी का यानी कि विरोध ये करता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, लेंज का नियम, तो ऑप्शन ए में दिया है लेंज का नियम। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। और ओम का नियम, तो ओम का नियम दोस्तों जो बल यानी कि उत्पन्न होता है उसका यानी कि विपरीत नहीं होता, यानी कि विरोध नहीं करता है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और बी में दिया विद्युत अपघटन का नियम, है ना, ये भी नहीं होगा। और फैराडे का नियम भी जो है दोस्तों, तो फैराडे के नियम से यानी कि विद्युत जो उत्पन्न होता है वो भी जो है इसका यानी कि विरोध नहीं करता है। लेकिन यानी कि लेंज का नियम में दोस्तों यानी कि जो विद्युत उत्पन्न हो रहा है, यानी कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसका यानी कि अपोजिट होता है। क्यों उत्पन्न हो रहा है, इस टाइप से, है ना, जलन टाइप से, आम भाषा में उसको समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है चुंबकीय अभिवाह घनत्व की इकाई क्या है ना, चुंबकीय अभिवाह घनत्व आ गया। और जब दोस्तों घनत्व आ गया तो यानी कि टेस्ला है, तो ऑप्शन में यानी कि टेस्ला को टिक करेंगे। अगर टेस्ला नहीं है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसको यानी कि टिक करेंगे। अगर इस दोनों में से कोई एक है तो कोई एक को ऑप्शन टिक करेंगे, है ना। तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों यानी कि टेस्ला, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चुंबकीय अभिवाह घनत्व का इकाई जो होता है टेस्ला होता है। हेनरी यानी कि किसका यूनिट है भाई, है ना, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। वेबर किसका है, तो भाई यानी कि फ्लक्स का यूनिट यानी कि वेबर होता है ना। तो ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन से इससे यानी कि बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। क्या कह रहा है आज का अगला प्रश्न, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग डैश में पाया जाता है। किसका, फ्लेमिंग का, यानी कि लेफ्ट हैंड रूल, है ना, लेफ्ट हैंड रूल कह रहा है। और दोस्तों यानी कि लेफ्ट हैंड रूल जो यूज किया जाता है, यानी कि उपयोग जो किया जाता है, ये उपयोग करता है यानी कि डीसी मोटर में, ठीक है ना, डीसी मोटर में। जबकि अगर जनरेटर की बात है तो जनरेटर में राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। किसका, राइट हैंड रूल का प्रयोग किस में करेंगे भाई, तो यानी कि जनरेटर में करेंगे, है ना। ऑप्शन किस में दिया है, डीसी मोटर, जो कि लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर सी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है, ठीक है। जबकि परिणामित्र, तो परिणामित्र में ना दायां हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं ना बायां हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर है, ये क्या है भाई, ये ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर का मेनली काम है यानी कि करंट को यानी कि अप करना और डाउन करना, यानी कि लो वोल्टेज को हाई करना और हाई वोल्टेज को यानी कि लो करना, ये ट्रांसफार्मर का मेनली वर्क होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता का मान क्या होता है, यानी कि अनुचुंबकीय के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है भाई, अनुचुंबकीय के लिए कह रहा है ना। और दोस्तों यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ, है ना, का जो चुंबकशीलता का मान होता है, इसका वैल्यू की अगर बात किया जाए तो एक से थोड़ा अधिक होता है ना, एक से जो है, एक से यानी कि थोड़ा ज़्यादा होता है। क्या होता है भाई, एक से यानी कि थोड़ा यानी कि ज़्यादा होता है। ऑप्शन किस में दिया है, एक से थोड़ा ज़्यादा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से लोह चुंबकीय पदार्थ चुने, है ना, लोह चुंबकीय पदार्थ को चुनना है ना। कौन सा पदार्थ को भाई, लोह चुंबकीय पदार्थ को यानी कि चुनना है, लोह चुंबकीय पदार्थ को यानी कि चूज करना है। ऑप्शन किस में दिया है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट तो लोह चुंबकीय पदार्थ ही है। तांबा दोस्तों यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ना शीशा लोह चुंबकीय पदार्थ है, ना सोना लोह चुंबकीय पदार्थ है। एक ही यानी कि जो दिया है कोबाल्ट, ये लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि हवा की पूर्ण पारगम्यता डैश होता है, यानी कि हवा का, यानी कि एयर का। और दोस्तों यानी कि एयर का जो पारगम्यता होता है यानी कि 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी प्रति मीटर होता है, हेनरी प्रति मीटर होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा, ए में कर 8.845 गुने 10 के पावर -12 हेनरी प्रति मीटर, जो कि सरासर ये गलत है। बी में दिया है 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी प्रति मीटर, जो कि ये करेक्ट यानी कि डाटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, ये करेक्ट डाटा दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि हवा का जो होता है यानी कि पारगम्यता इतना होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिसके ऊपर एक लोह चुंबकीय पदार्थ डैश हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्यूरी बिंदु के बारे में यानी कि बताना है, ठीक है। और क्यूरी बिंदु एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा तापमान है जिसके संपर्क में आने पर, है ना, कोई भी पदार्थ जो है क्या होता है, अनुचुंबकीय बन जाता है।
क्या बन जाता है भाई? कोई भी पदार्थ हो वो अनुचुंबकीय बन जाता है। कौन सा पदार्थ बन जाता है भाई? अनुचुंबकीय बन जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ऑप्शन किस में दिया है अनुचुंबकीय पदार्थ? ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। बी में दिया है समवाही, तो समवाही नहीं बनता है, न रोधक बनता है, न प्रतिचुंबकीय बनता है, जबकि अनुचुंबकीय बन जाता है इस तापमान पे। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है यदि दो कुंडलियों के बीच परस्पर प्रयुक्त 5 हर्ज है और यदि एक कुंडली में धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बदलती है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल EMF डैश होगा, है ना। EMF पूछ रहा है, ठीक है। तो EMF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या हो, यानी कि हम क्या जानते हैं, E बराबर जो फार्मूला होता है M × di/dt होता है, di/dt होता है। तो चलिए, तो यानी कि E हमको निकालना है, ठीक है ना, ये निकालना है। तो इस फार्मूला के हिसाब से यानी कि 5 जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? तो 5 जो दिया हुआ है ये कुंडली में यानी कि परस्पर प्रयुक्त है, और साथ ही साथ दू जो दिया हुआ ये धारा है, ठीक है। तो धारा है तो इसको यानी कि क्या करेंगे, 2 से यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, यानी कि 10 आएगा, और 10 जो आएगा दोस्तों यानी कि वोल्टेज में आएगा। किस में आएगा भाई? वोल्टेज में आएगा, है ना, वोल्टेज में आएगा। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि 10 वोल्ट, तो ऑप्शन ए में दिया है 10 वोल्ट, जो कि राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा डैश से दर्शाई जाती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में कह रहा है और धारा जो प्रवाहित हो रहा है, तो कंडक्टर पर लगने वाली बल की दिशा क्या दर्शाता है वो हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि बल की दिशा जो दर्शाएगा फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ऑप्शन किस में दिया हुआ है भाई? ऑप्शन ए में दिया है, क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। क्या? ए सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लिए BH वक्र एक सीधी रेखा होगी, है ना, सीधी रेखा कहा रहा है ना। और सीधी रेखा जो दोस्तों होता है यानी कि ईयर में होता है, यानी कि हवा में होता है। किस में होता है? यानी कि हवा में, यानी कि वायु में होता है। ऑप्शन किस में दिया है? वायु। ऑप्शन डी में दिया हुआ वाई दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, है ना। सीधी जो होता है दोस्तों यानी कि एयर में ही होता है, यानी कि वायु में ही होता है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है एक कुंडली में जमा ऊर्जा दुगुनी करने के लिए कुंडली की धारा में कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि कुंडली की धारा में यानी कि वृद्धि की जो आवश्यकता है, मैनली रूप से अगर देखा जाए तो 41.4% यानी कि वृद्धि होने की आवश्यकता है। ये डाटा आप लोग याद रखिएगा, है ना, क्योंकि कुछ डाटा होता है जो याद रखना पड़ता है, उसका ना कोई लॉजिक है ना कोई ट्रिक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है किसी प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होगी, है ना। यानी कि धारा परिवर्तन की दर अधिकतम कब होता है भाई? जब धारा प्रचलित होने की शुरुआत में, जब धारा यानी कि शुरुआत में प्रचलित हो रहा है उस समय में जो है यानी कि धारा परिवर्तन की दर सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। क्या? बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से उन्मुख होती है। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो यानी कि उन्मुख होता है ये उत्तर से दक्षिण होता है, ठीक है ना। उत्तर से क्या होता है भाई? यानी कि दक्षिण होता है। जबकि अंदर की बात किया जाए तो इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि दक्षिण से जो है यानी कि उत्तर होता है। लेकिन इसमें तो सिर्फ पूछ रहा है कि यानी कि कहाँ से उन्मुख होता है, तो उत्तर से यानी कि दक्षिण उन्मुख होता है, यानी कि गुजरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि अंदर पूछेगा तो अंदर जो होता है दक्षिण से उत्तर होता है, बस इसका अपोजिट है, वो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि टेस्ला यह डैश का एसआई मात्रक है। तो यानी कि फ्लक्स घनत्व का, है ना, फ्लक्स यानी कि घनत्व का जो यानी कि यूनिट होता है ये टेस्ला होता है, ठीक है, टेस्ला होता है। अगर टेस्ला ऑप्शन में नहीं दिया है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो उसको टिक कर देंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर टेस्ला होता है। फ्लक्स घनत्व जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।